जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से लगातार गणित का अभ्यास कर रहे थे, साथ ही हम लोग हिंदी का अभ्यास कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग नई सीरीज़ लेकर आए हैं। जीके जीएस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ROARO 2023 UPP उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, UP PET एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न सामान्य अध्ययन जीके जीएस पर आधारित हैं। तो हम लोग आज से इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ये जीके जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेशन की। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा। कौन सा नगर ऐसा है जो हड़प्पा सभ्यता में 3 ओर से घिरा हुआ था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा धौलावीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। धौलावीरा नगर ये 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है, क्लियर है? और गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है। लोथल जो है, लोथल ये पत्तन नगर है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। ठीक है। और यह भी जो स्थान है ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, ये भी गुजरात में स्थित है। ओके। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, क्लियर है? और कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? तो आप बताएंगे राजस्थान में है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्लियर है? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा कालीबंगा को काली चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए धनुर्वेद, ऑप्शन बी शस्त्रशास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद और ऑप्शन डी जो है वो योग वेद है। तो इन 4 ऑप्शंस में कौन सा उपवेद नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी योग वेद जो है वो उपवेद नहीं है। क्लियर है? आयुर्वेद जो है ये चिकित्सा से संबंधित वेद है। चिकित्सा से संबंधित उपवेद है। शस्त्र शास्त्र जो है ये युद्ध से संबंधित है। युद्ध से संबंधित है। क्लियर है? और शस्त्रवेद को ही धनुर्वेद भी कहा जाता है। तो ये दोनों जो है युद्ध से संबंधित उपवेद हैं। क्लियर है? प्रश्न नंबर 3, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक जो कौन था? मुस्लिम कौन था? तो क्या फिरदौस शाह था, मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद बिन कासिम था या फिर महमूद गजनवी था? कौन सा था? तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने जो है वो 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और जो मोहम्मद बिन कासिम है इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी था। क्लियर है? प्रश्न नंबर 4, खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी जो है ये आपका है महाराष्ट्र। तो खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में हैं, जिनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। क्लियर है? चंदेल शासकों द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। और इनका जो समय है वो लगभग समय होता है 950 से 1050 ईस्वी के मध्य माना जाता है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 5, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से संबंधित है? यानी कि जो पाल साम्राज्य था वो भारत के किस हिस्से में शासन करता था? क्या पश्चिमी हो जाएगा
क्या पूर्वी होगा, दक्षिणी होगा या फिर उत्तरी हिस्सा होगा? तो जो पाल शासक थे वो भारत के पूर्वी हिस्से में शासन करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर स्थान की बात करें तो ये मुख्यतः बंगाल और बिहार में इनका शासन था, बंगाल और बिहार में इनका शासन था। अगर पाल साम्राज्य, पाल वंश की स्थापना की बात की जाए, पाल वंश की स्थापना जो है वो गोपाल ने की थी। किसने की थी? तो आप बताएंगे कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ठीक है। और इस वंश का जो प्रतापी राजा हुआ था, प्रतापी राजा, पाल वंश का प्रतापी राजा, वो आप किसको बताएंगे? पाल वंश का प्रतापी राजा तो आप कहेंगे धर्मपाल था, महान शासक था। पाल वंश का प्रतापी यानी कि महान शासक जो है वो धर्मपाल था। और इसी धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय, क्या? तो आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या कहेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या किया था? तो आप कहेंगे स्थापना की थी, ठीक है, स्थापना की थी। किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 6, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1748 ईस्वी, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी, ऑप्शन सी 1764 ईस्वी या फिर 1782 ईस्वी में। तो जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगर डेट पूछ ली जाए तो 23 जून, क्या बताएंगे आप? 23 जून 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। किसके किसके मध्य हुआ था? तो आप कहेंगे अंग्रेजों और किसके मध्य कहेंगे? तो बंगाल के नवाब सिराज उद दौला, ठीक है, सिराज उद दौला के मध्य लड़ा गया था, ठीक है, सिराज उद दौला के मध्य लड़ा गया था। ओके। यहाँ पर जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहा था? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्लियर है? और यहाँ पर जो है वो बंगाल के नवाब सिराज उद दौला की क्या हो जाती है? तो यहाँ पर हो जाती है पराजय हो जाती है। क्लियर है? और जो ऑप्शन सी दिया है ये 1764, यहाँ पर हुआ था बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? क्या भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया है, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया है। इस अधिनियम में क्या किया गया था? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका लागू की गई थी। दो सदनात्मक विधायिका लागू कर दी गई थी, यानी कि विधायिका की स्थापना की गई थी। क्लियर है? विधायिका की स्थापना की गई थी। और जो भारत सरकार अधिनियम 1909 है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कुल कितनी महिला सदस्य थीं? क्या 12 थीं, 13 थीं, 15 या फिर 17? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। क्लियर है? भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? क्या अल्लादी कृष्णा अय्यर थे, बी पट्टाभी सीतारमैया, H.C. मुखर्जी या फिर K.M. मुंशी थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। H.C. मुखर्जी अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? क्या नेपाल के साथ, चीन, म्यांमार या फिर बांग्लादेश?
तो भारत जो है वो सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो कि 4096 किलोमीटर तक है। कितनी है? 4096 किलोमीटर तक है। उसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर की रेंज जो है साझा करता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है भारत। और वहीं अगर म्यांमार की बात की जाए तो 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत साझा करता है। अगर कुल देशों की बात की जाए तो भारत कुल 7 देशों के साथ सीमा रेखा साझा करता है, जिसमें अगर हम लोग देखें तो अफगानिस्तान, भूटान और पाकिस्तान भी शामिल है। क्लियर है? पाकिस्तान भी शामिल है। प्रश्न नंबर 11, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981 में पारित हुआ, या 86 में, 95 या फिर 2000? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 ईस्वी में पारित हुआ है। प्रश्न नंबर 12, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है कि जो इको मार्क है वो कैसे भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? क्या शुद्ध एवं मिलावट रहित हों उनके लिए, प्रोटीन समृद्ध हों उनके लिए, या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों? तो जो इको मार्क है वो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? क्या गुजरात, आसाम, झारखंड और मिजोरम? 4 ऑप्शन दिया है। जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, क्या चारों राज्यों से गुजरती है? क्या 1, 2, 4 यानी कि गुजरात, झारखंड और मिजोरम से, या फिर ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, झारखंड और मिजोरम से, या फिर 1 और 2 यानी कि गुजरात या झारखंड से गुजरती है? तो अगर हम लोग देखें, बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं दिया है वो आसाम नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय है उसका आकलन कौन सी संस्था करती है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, योजना आयोग होगा, वित्त मंत्रालय होगा, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? क्या अल्फा सेंचुरी होगा, या बर्नार्ड स्टार होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा, या फिर सीरियस होगा? तो इसका जो आंसर होगा सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया है। इसी तरीके से अब हम लोग प्रतिदिन जीएस के प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जैसे कि ARO 2023 की बात कर ले, यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे ये प्रश्न, काफ़ी हद तक लाभदायक होंगे। UPP की बात करें या यूपी PET की बात कर लें, या फिर अन्य ऐसी परीक्षाएं जहाँ पर भी GS पूछा जाता है, वहाँ सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।